हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से रियल एस्टेट मास्टर क्लास सीरीज में। वीडियो नंबर 5, कंपैरिजन बिटवीन रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है दोस्तों। आज के टॉपिक में हम पहले तो जानेंगे कि ऑफिस प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है, और एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी हम लेंगे जहां पर हम एक्चुअल कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, आपको कितना डाउन पेमेंट, आपको कितना ओन कंट्रीब्यूशन, आपको कितना बैंक लोन मिलेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितने पीरियड के लिए मिलेगा, उसमें जो मिलने वाला आपको इनकम है दैट इज रेंटल इनकम, तीनों में अलग है। यानी रेजिडेंशियल में अलग है, ऑफिस स्पेस में अलग है, कमर्शियल में अलग है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, एडजस्टमेंट यानी जो मेंटेनेंस पार्ट है वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको दो तरह का इनकम मिलेगा, रेंटल और आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन। तो इन दोनों का मिला के जो आपका ग्रॉस यील्ड बनेगा प्रॉपर्टी पे, तीनों का अलग से हम कंपेयर करेंगे। बहुत ही क्लैरिटी आपको आने वाली है इस वीडियो के बाद कि आपके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी आपको सुटेबल है और आपको कहाँ जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो, 12 से 13 मिनट का बनेगा, तो पेशेंस रखिए। और हाँ, प्लीज अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं स्क्रीन की तरफ और लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने 3 तरह की प्रॉपर्टी मेंशन की है, रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल प्रॉपर्टी। उसके नीचे का जो रो है दैट इज पॉसिबल एक्टिविटी, यानी अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप वहां पर सेल्फ यूज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या तो रेंटल पे दे सकते हैं, या तो पीजी के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑफिस स्पेस डेफिनेटली ऑफिस यूज के लिए आप दे सकते हैं, छोटे मोटे किसी ऑफिस यूजर्स को दे सकते हैं, या तो किसी कॉर्पोरेट को दे सकते हैं जो आपके साथ और 2-4 ऑफिस को कंपेयर कर टोटल करके बड़ा एक ऑफिस स्पेस बना सकते हैं। या तो फिर कमर्शियल रिटेल में आप रिटेल कर सकते हैं, या तो फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, कितनी इन्वेस्टमेंट हमको लगेगी, तो रेजिडेंशियल में डेफिनेटली मॉडरेट इन्वेस्टमेंट हमको लगेगी, ऑफिस स्पेस में थोड़ी हाई लगेगी, और कमर्शियल स्पेस में हमको बहुत ही हाई हमको इन्वेस्टमेंट लगती है। रेंटल इनकम की बात करते हैं तो सेम है, रेजिडेंशियल में मुझे मॉडरेट मिलेगा, ऑफिस स्पेस में मुझे हाई मिलेगी जो रिटर्न्स मिलेगा रेंटल, और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी उसमें मुझे अगेन हाई रेंटल मिलेगा। एप्रिसिएशन भी सेम, रेजिडेंशियल में मॉडरेट, ऑफिस स्पेस में हाई, कमर्शियल में अगेन वेरी वेरी हाई को एप्रिसिएशन मिलेगा, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली बिजनेस के लिए यूज की जाती है, जो भी रिटेल, जो भी फ्रंट एंड बिजनेस है उसके लिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से इसको प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचना बहुत इजी नहीं होता, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, इसलिए उसका जो लिक्विडिटी है, आपके हाथ में जो लिक्विड अमाउंट आएगा उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसकी लिक्विडिटी लो मानी जाती है। ऑफिस स्पेस, बिकॉज इसमें एक कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो इसको बेचना, अगर ये ऑक्यूपाइड है यानी ये अगर लीज्ड है, तो इसको बेचना इजी होता है, क्योंकि आप जब किसी को बेचोगे इसको, तो अगर ऑक्यूपाइड ऑफिस को बेचना ज्यादा इजी होता है, बिकॉज उसको उसमें से एक रेगुलर इनकम भी आता रहता है। थर्ड, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आपको जो लिक्विडिटी होगी वो मॉडरेट होगी। रिस्क अगेन तीनों भी प्रोडक्ट, यानी आप रेजिडेंशियल लीजिए, ऑफिस स्पेस लीजिए, कमर्शियल लीजिए, तीनों भी लो रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं। चलिए अब देखते हैं आगे चलकर इसका लोन फंडिंग डिटेल्स हमको कैसे होगा, यानी लोन बैंक सपोर्ट हमको कर रही है तो क्या एग्जैक्टली उसका सिनेरियो। तो लोन फंडिंग, अगर मैं रेजिडेंशियल में जाता हूँ तो 90 to 95% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू मुझे बैंक लोन देती है। वही अगर मैं ऑफिस स्पेस में या कमर्शियल में जाता हूँ तो 80 to 85% का मुझे लोन मिलता है एग्रीमेंट वैल्यू पर। रेजिडेंशियल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8.5 से 9.5% तक रहता है, और कमर्शियल है बेसिकली बिजनेस है, तो यहाँ पर मेरा 9.5 से 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ये दोनों भी, यानी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए, एज पर आरबीआई ये दोनों प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। यानी जहाँ आपका घर बनाना बहुत जरूरी है, वहीं पर बिजनेस को भी प्रायोरिटी दी गई है, बिकॉज बिजनेस में आप अपना ही नहीं और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो देश के लिए। तो ये दोनों सेगमेंट को, यानी रेजिडेंशियल और कमर्शियल, यानी ऑफिस स्पेस कमर्शियल में भी आएगा, तो उन दोनों को भी प्रायोरिटी सेक्टर में लिया गया है। लोन टर्म की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल लोन अगर आप लेते हैं होम लोन, तो आपको एक 5 से 30 साल का पीरियड मिलेगा, आपके एज के अनुसार और आपकी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं 5 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक। बट फॉर बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए 5 साल से 20 साल तक का लोन रहेगा। फंड्स की प्लानिंग कैसे की जाती है नॉर्मली इसमें, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि एक होता है ओन कंट्रीब्यूशन और एक होता है बैंक लोन। अब ओन कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक होता है मार्जिन मनी प्लस टैक्स प्लस अदर चार्जेस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ तो मुझे मार्जिन मनी देना पड़ेगा 10%। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्योंकि मुझे 90% लोन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मुझे आप पकड़ के चलिए, मुझे यहाँ पर 15% मुझे खुद कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल और ऑफिस स्पेस में मुझे 15% खुद कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टैक्सेस की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल पे आपको 6 या 7% का आपका जो है स्टैम्प ड्यूटी लगता है, 1% का जीएसटी लगेगा, तो आपको 8% के लगभग आपको
टैक्सेस देने पड़ेंगे। वही कमर्शियल में आपको स्टैम्प ड्यूटी आपकी 6-7% जाएगी और 12% का आपका जीएसटी होगा कमर्शियल बिजनेस होने के कारण, प्लस अदर चार्जेस आपके 2% के आसपास होंगे। तो एक कुल मिला के आपको रेजिडेंशियल में आपका जो मार्जिन होना चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से वो कम से कम आपके पास 15 से 20% होना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके पास 30 से 35% आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बाकी जो फंडिंग बचा है ऊपर का वो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा और एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। जैसे हमने बात किया, लेट अस से हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक लोकेशन पकड़ते हैं, थाने स्टेशन को हम पकड़ते हैं और स्टेशन के ही पास इस समय रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल, इसमें क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं थाने के पास एक 400 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट लेता हूँ और अगर मुझे 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पे वो मिलता है तो उसका मुझे ऑल इन प्राइस जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसा हम एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। टोटल जो मेरा मार्जिन होगा वो होगा 20% और बैंक लोन मुझे मिलेगा 80%, यानी मुझे ओन अमाउंट लगभग 20 लाख रुपए यहाँ पर लगने वाला है, 15 से 20 लाख रुपए के आसपास। वही अगर मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेस ले रहा हूँ और मुझे 40,000 रुपए का भी पर स्क्वायर फीट रेट मिल रहा है वहां पर, तो भी मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 60 लाख के आसपास मुझे जा रही है। अब मुझे यहाँ पर जैसे हमने बात किया कि लोन मुझे 85% मिलेगा प्लस स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी सब मिला के मुझे 35% के आसपास मेरे पास होना चाहिए। 65% मुझे बैंक लोन मिलेगा, लगभग एक 50 से 55 लाख रुपए मेरे पास होना चाहिए। और वही अगर मैं शॉप ले रहा हूँ, यानी मैं रिटेल ले रहा हूँ, रिटेल स्पेस ले रहा हूँ जो नीचे ग्राउंड पे रोड पे एकदम बिल्कुल स्टेशन के सामने बात कर रहे हैं, थाने स्टेशन के सामने, तो मुझे अगर 400 स्क्वायर फीट का मैं शॉप ले रहा हूँ तो लगभग 80 से 90 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट रेट मुझे जाएगा। 3 करोड़ 20 लाख से 3.5 करोड़ के बीच में प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। अगेन मुझे 35% के आसपास मेरे पास होना चाहिए, 60-65% मुझे लोन मिलेगा। देखिए फ्रेंड, समझिए आप, यहाँ पर लोन आपको 85% मिल रहा है बट वो एग्रीमेंट वैल्यू का मिल रहा है। एग्रीमेंट के अलावा हमको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, जीएसटी भरनी है, अदर कुछ चार्जेस है वो हमको भरना है। तो अगर ऑल इन प्राइस पे कंपेयर करेंगे तो 30-35% हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और 65-70% हमको बैंक से फंडिंग मिलेगा। यानी यहाँ पर मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में मुझे 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। यानी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि रेजिडेंशियल के केस में मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में तो 20 लाख होने चाहिए। ऑफिस स्पेस के केस में अगर मैं 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मेरे पास 50 लाख होने चाहिए। और कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप ले रहा हूँ अगर मैं थाने स्टेशन पे, प्राइम लोकेशन पे, तो मेरे पास खुद के पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए डालने के लिए। अब यहाँ पर हम चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? तो हम इनकम के लिए और यील्ड के लिए, यानी क्या मुझे इसमें से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? यस, मिलेंगे। तो सबसे पहला अपना जो रिटर्न होगा वो होगा रेंटल इनकम। इसको हम एडजस्ट करेंगे, यानी मान के चलिए अगर मैं 1 BHK फ्लैट ले रहा हूँ और मैं उसको इमीडिएटली किराए पे चढ़ा रहा हूँ तो मुझे साल का जो रेंटल मिलेगा वो मिलेगा 30,000 इंटू 12 मंथ्स, यानी 3,60,000 रुपये। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और बाकी जो कुछ मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं सब माइनस कर रहा हूँ। तो मैं 20% माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ में 3,60,000 में से मेरे हाथ में बचेंगे 3 लाख रुपए, जो मैंने इन्वेस्टमेट किया 1 करोड़ का, उसके ऊपर मुझे 3% का यहाँ पर मुझे रेंटल मिलता है। इसके अलावा जैसे कि हम प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन पे ले रहे हैं, थाना स्टेशन के बाहर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एप्रिसिएशन होगा एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज इन एंटायर थाने, अगर घोड़बंदर की बात करते हैं या माजीवाड़ा की बात करते हैं या साकेत की बात करते हैं, उन सब से कंपैरिजन में, पोपरे की बात करते हैं, कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मुझे एप्रिसिएशन इस लोकेशन में मिलेगा, बिल्कुल स्टेशन के सामने है। तो मैं एक 10% का एप्रिसिएशन यहाँ पर पकड़ के चल रहा हूँ, तो एक 10 लाख रुपए की ग्रोथ में पकड़ के चल रहा हूँ एवरी ईयर। तो यहाँ पर मुझे अभी 2 इनकम मिल रहा है, एक तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है रेंटल इनकम प्लस मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इन दोनों को पकड़ के लगभग 13 लाख रुपए की ग्रोथ मुझे आराम से मैं देख सकता हूँ, बिकॉज प्राइम लोकेशन पे प्राइम प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ। तो लगभग मुझे 13% का रिटर्न मुझे एनुअल बेस पे यहाँ पर आई कैन यील्ड, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये मुझे मिल सकती है ग्रॉस यील्ड। अगर मैं वही ऑफिस स्पेस की बात करता हूँ, अगर मैंने 400 स्क्वायर फीट का ऑफिस है मेरा और मैंने 60,000 रुपए का भी मुझे रेंटल मिलता है यहाँ पर, तो भी मेरा 7,20,000 रुपए का रेंट हो जाता है साल का। अगेन इसमें से मैं जो प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस मैनेज करता हूँ, सारी चीजें माइनस करके भी मेरे पास 6 लाख रुपए मैं पकड़ता हूँ, तो भी मुझे 4% मिल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। और जैसे कि ये कमर्शियल स्पेस है, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी है, तो इसका एप्रिसिएशन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो 12% की ग्रोथ में पकड़ के चल रहा हूँ, तो मुझे 18 से 19 लाख रुपए की यील्ड मिल रही है। इसका मतलब जो मुझे टोटल यानी रेंटल प्लस जो एप्रिसिएशन है, मुझे एक 24-25 लाख रुपए की ग्रॉस यील्ड यहाँ पर मिल रही है पूरे साल में, यानी 15% के आसपास मुझे ग्रोथ मिल रही है मेरे इन्वेस्टमेंट पर। तीसरा, अगर मैं वही शॉप की बात करते हैं और अगर मैं 400 स्क्वायर फीट की शॉप है जहां पर रिटेल शॉप है बिल्कुल स्टेशन के सामने, तो 1.5 लाख से कम इसका क्या ही रेंट होगा, 2 लाख भी हो सकता है।
तो 1.5 लाख भी अगर मैं पकड़ के चलूं तो साल का 18 लाख रुपए मुझे रेंट मिल रहा है। मैं प्रॉपर्टी टैक्स मेंटेनेंस माइनस करके मुझे 15 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर नेट रेंट मिलेगा, जो कम से कम 6 से 6.5% होगा मेरे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। एप्रिसिएशन की बात करूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसका एप्रिसिएशन हमेशा सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ये कमाने वाला बेटा है। ये ऐसा बेटा है जो सामने स्टेशन के सामने और अच्छा खासा इनकम करके दे रहा है 1.5-2 लाख रुपए का हर महीना। तो यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन आराम से 14-15% का मिलेगा। मैंने 14% कैलकुलेट किया है, तो 44 लाख रुपए का एप्रिसिएशन यहाँ पर पकड़ा है। तो मैं रेंट और एप्रिसिएशन पकड़ के 63 लाख रुपीज का आपको यहाँ पर ग्रॉस यील्ड पकड़ रहा हूँ, जो कि 20% के आसपास आपके जो ग्रॉस इनकम आप इन्वेस्टमेंट अपने करिए उसके ऊपर ये आ रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये था हमारा कंपैरिजन रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर। बहुत ही डिटेल में हमने इसमें जो डिस्कस किया, एक पूरा केस स्टडी लेके ये आपको क्लैरिटी देना था कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बैंक आपको कितना सपोर्ट करेगी। होपफुली काफी सारे पॉइंट आपको इसमें मिले होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसको शेयर करिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।